नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं और बदल कर अपना व्यवहार करना है। कोरोना पर वार, मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइज़र हमेशा रखें याद। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं और उससे बचाव के बारे में जानेंगे। आज बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई का प्रबंधन कैसे किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि बाढ़ के दौरान संक्रमित पानी को किन किन तरीकों से पीने योग्य बना सकते हैं? और आज हमारे साथ यूनिसेफ बिहार पटना से वॉश ऑफिसर श्री सुधाकर रेड्डी सर हैं। हम इनसे बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्रबंधन के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। बच्चों, आज आपको एसडीआरएफ के द्वारा बाढ़ के दौरान राहत, खोज, बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है, इसके बारे में भी सिखाया जाएगा। और बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब आज के एपिसोड के अंत तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो बच्चों, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। बच्चों, बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। यदि ये तीन चीज़ों को हम सही तरीके से सुनिश्चित कर लें तो बाढ़ की आपदा में हम बहुत हद तक अपने आप को स्थिर और जोखिम एवं परेशानियों को कम कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई के महत्व को विस्तार से समझेंगे। बाढ़ में जब सब तरफ पानी भरा हुआ रहता है, स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई की कमी से बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि बाढ़ के दौरान साफ पीने के पानी में कमी, शौच के निपटान की समुचित व्यवस्था न होना, कचरा एवं गंदगी का फैलाव एवं स्वच्छ आदतों के व्यवहार में कमी जैसी समस्याएं आती है, जिसके दुष्प्रभाव से बीमारी का फैलना जैसे उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि, बच्चों में कुपोषण एवं मौत, गंदगी जो मानव मल एवं कचरा से जानवरों का अवशेष इत्यादि, पानी का प्रदूषण एवं संक्रमित वातावरण का होना, संक्रमण फैलने का खतरा। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है। बाढ़ के दौरान अगर स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न दें तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। और अंत में स्वच्छता सुविधा एवं स्वच्छता सामग्री की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी आती है। अगर हम लोग स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई को बाढ़ के परिदृश्य में समझने की प्रयास करें तो निम्न रूपरेखा निकल कर आती है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ सुविधाओं की व्यवस्था जिसमें मानव मल का सुरक्षित निपटान, ठोस कचरे का प्रबंधन, कीट, मच्छर एवं संक्रमण का रोकथाम, तरल कचरे का प्रबंधन और साथ में स्वास्थ्य गतिविधियों का प्रोत्साहन एवं उसको बढ़ावा देना। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि लोगों के पास सुविधाओं तक की पहुंच होनी चाहिए, जैसे शौचालय, पानी की सुविधा इत्यादि। स्वच्छ आदतों को बढ़ावा देना होगा, जैसे साबुन से हाथ धोने की आदत, एवं साथ में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा जिससे लोग उसका उपयोग कर सकें। इन सभी गतिविधियों को अगर सुनिश्चित हो जाए तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और बीमारियों से बचाव होगा। बाढ़ के दौरान जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है वो है शौचालय। अगर शौचालय बह गया है या टूट गया है या पानी भरा है तो इसका उपयोग संभव नहीं होता है और लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर होते हैं, जिसके कारण जल और मल का मिश्रण हो जाता है, जिससे संक्रमण एवं बीमारी का खतरा होता है। इसीलिए मानव मल का सुरक्षित निपटान होना बहुत जरूरी है। बाढ़ में शौचालय का निर्माण और उसकी तकनीक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आमतौर पर बायोडाइजेस्टर, इको सैंड, सेप्टिक टैंक, जमीन के ऊपर बना हुआ शौचालय जिसे हम लोग रेज्ड पिट भी कहते हैं, कारगर सिद्ध होता है। अगर शौचालय उपलब्ध न हो तो शौच करने के बाद मल को मिट्टी से ढक देना चाहिए।
बच्चों के मल का भी सुरक्षित ढंग से निपटान करना चाहिए। इसके साथ बाढ़ के दौरान कूड़े और कचरे का भी समुचित निपटान होना चाहिए, जैसे कंपोस्ट गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि, जिससे वातावरण हमारा स्वच्छ रहे। प्राय जल स्रोत पानी में डूबे रहते हैं या संक्रमित हो जाते हैं, इसीलिए पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साफ पानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। बाढ़ के दौरान अधिकतर जल पानी के स्रोत जैसे चापाकल, नल आदि डूबे रहते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर चापाकल लगाना चाहिए या चापाकल सतह से ऊपर उठकर लगाना चाहिए। आप तस्वीर में इसे देख सकते हैं। पानी पीने से पहले उसको उबाल कर पीना चाहिए और साथ में बाढ़ के दौरान एवं उसके बाद चापाकल एवं जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण करके कीटाणु शोधन करना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बाढ़ के दौरान पानी संबंधित और कुछ ध्यान रखने वाली बातों को समझना जरूरी है। एक जानकारी जो आप इस चित्र में देख सकते हैं, पीने के लिए 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जरूरत होती है। मूलभूत स्वच्छता हेतु 2 से 6 लीटर प्रतिदिन, खाना पकाने हेतु 3 से 6 लीटर प्रतिदिन। तो इस तरीके से कुल पानी की आवश्यकता 7.5 से 15 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जरूरत पड़ती है। साफ पानी हमें मिलता रहे, इसके लिए जल स्रोत के आसपास वातावरण को साफ रखना होगा। जल स्रोत के आसपास खुले में बच्चों या वयस्कों द्वारा मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। पीने के पानी का भंडारण अगर करना है तो ढककर एवं जमीन से 3 से 4 फुट ऊपर रखना चाहिए। और क्लोरीन अथवा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी और प्लास्टिक के बर्तन में ही करना चाहिए। धातु के बर्तन में इनके इस्तेमाल से रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। तो अभी हम लोग चापाकल एवं कुआं का शुद्धिकरण करने के तरीकों को समझेंगे, जिससे हमें साफ पानी जो कीटाणु रहित हो वैसा पानी पीने को मिलता रहे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चापाकल एवं कुआं को किस तरीके से शुद्ध और साफ कर सकते हैं। कोई भी जल स्रोत को साफ करने के लिए ऐसा वक्त का चयन करना चाहिए जब जल स्रोत से बहुत कम लोग या कोई पानी न ले रहा हो। आमतौर पर यह शाम या रात का वक्त होता है। घरेलू चापाकल को साफ करने के लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी में 15 ग्राम या माचिस की 1.5 डिब्बी ब्लीचिंग पाउडर ले लें। इस बाल्टी में डालकर ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट तैयार करें। पेस्ट तैयार होने के बाद इसमें धीरे धीरे 10 लीटर पानी मिलाएं। लकड़ी या प्लास्टिक की डंडे से इसे हिलाएं, जिससे ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुल जाए। घुल जाने के बाद इस पानी को एक सूती कपड़े के सहारे छान लें। छानने से चूना और गंदगी कपड़े में ही रह जाएंगे और हमें साफ क्लोरीन युक्त पानी मिल जाएगा। इस पानी को चापाकल का हेड या ऊपरी भाग को खोलकर उसमें डाल दें। क्लोरीन युक्त पानी डालने के बाद इसका हेड या ऊपरी भाग को दोबारा से लगा दें एवं 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दें। 12 घंटों के उपरांत चापाकल को खूब चलाएं, जिससे क्लोरीन युक्त पानी उससे निकल जाए। जब चापाकल के पानी से क्लोरीन का महक खत्म हो जाए, तब उस चापाकल का उपयोग पीने में ला सकते हैं। इसी तरीके से हम कुआं का भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कुआं को किस तरीके से हम लोग शुद्ध करते हैं। बाढ़ या कोई भी महामारी या रोजमर्रा की जिंदगी में भी पानी उबाल कर पीना चाहिए। उबला हुआ पानी कीटाणु रहित हो जाता है। पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए और ठंडा होने के बाद ही पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बाढ़ के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई की अहमियत और बढ़ जाती है। इसके निम्न तत्व हैं: नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। पीने को पानी हमेशा साफ बर्तन में रखना चाहिए और निकालते समय डंडीदार लोटा या टिश्नी का उपयोग करना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माहवारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
आप सबको पता ही होगा कि पूरी दुनिया पिछले कई महीनों से कोविड-19 वैश्विक महामारी से परेशान है और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या रोज बढ़ रही है। इसीलिए अगर बाढ़ राहत कैंप संचालित हो रही है तो स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। जैसे सतहों की साफ सफाई ब्लीचिंग पाउडर के घोल या लाइजॉल से, जिससे दरवाजा, मेज, कुंडी, चापाकल का हैंडल एवं सतह, पानी के नल इत्यादि को बार बार सफाई हो सके। बिना छुए हुए हाथ धुलाई की व्यवस्था, जैसे पैडल संचालित हाथ धुलाई, जिसे बार बार साबुन से हाथ धोना। बिना छुए पैडल संचालित पीने की पानी की सुविधा, भीड़ नहीं करना एवं 2 व्यक्तियों में 2 गज की दूरी बनाकर रखना और साथ में मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना। साथ में बाढ़ राहत कैंप में कचरा का निपटान के लिए निर्धारित स्थान या कूड़ादान की व्यवस्था होना चाहिए और लोगों को निर्धारित स्थान में कचरा निपटान के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जो फेस मास्क बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखाकर फिर पुनः उपयोग में लाना चाहिए। जो फेस मास्क एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग के बाद सावधानी से उचित स्थान पर ही निष्पादन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये सबसे आम दृश्य है। बाढ़ के पानी से उस क्षेत्र के चापाकल जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं। बाढ़ का पानी जाने के बाद हर चापाकल को उचित तरीके से जीवाणु मुक्त करना अति आवश्यक है। चापाकल को जीवाणु मुक्त करना आसान काम है। इसके लिए 2 बाल्टी, 1 मग, सूती का कपड़ा, अच्छे किस्म का ब्लीचिंग पाउडर, 1 खाली माचिस का डब्बा, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलने के लिए 1 लकड़ी और चापाकल को खोलने के लिए औजार की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सिंगुर टाइप चापाकल को जीवाणु मुक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चापाकल को ट्यूबवेल से खोलकर अलग करेंगे, जिसके बाद सीट वाल्व को सावधानी पूर्वक निकालेंगे। सीट वाल्व खोलने के बाद हमें ट्यूबवेल में पानी की मात्रा का आंकलन करना होता है। 40 मिलीमीटर के 20 फीट के पाइप में 7.5 लीटर पानी जमा होगा। अगर चापाकल के बोरिंग की गहराई 30 फीट है और इसमें 1.5 मीटर का वाटर फिल्टर लगा है तो इसमें 13 लीटर पानी होगा। इसी तरह अगर 80 मिलीमीटर का ट्यूबवेल हो तो 30 फीट के पाइप में 45 लीटर पानी आएगा। अच्छी तरह से जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रति लीटर पानी में 50 मिलीग्राम क्लोरीन की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा 25% है, इसलिए प्रति लीटर पानी के लिए 200 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी। इस तरह 13 लीटर पानी में 2.5 यानी 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त है। आमतौर पर एक माचिस के डिब्बे में लगभग 20 ग्राम तक ब्लीचिंग पाउडर आता है। इस तरह 13 लीटर के लिए हमें 1/4 का आधा माचिस डिब्बा ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले कम पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर गाढ़ा घोल बनाते हैं। इसके बाद बाल्टी में बाकी पानी भर देंगे। अच्छी तरह से ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने के बाद इसे दूसरी बाल्टी में कपड़े से छान लेंगे। अब 3/4 पानी को ट्यूबवेल के अंदर डाल देंगे। सीट वाल्व को अच्छी तरह से धोने के बाद चापाकल को तुरंत वापस लगा देंगे। अब ऊपर से इसमें ब्लीचिंग पाउडर घोल डालते हैं और चापाकल को चलाते हैं। जैसे ही चापाकल में पानी आना आरंभ होता है, हमें रुक जाना चाहिए। जीवाणु मुक्त करने के लिए इसे इसी हालत में 2 घंटे तक या कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चापाकल को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि पानी से ब्लीचिंग पाउडर की गंध हट ना जाए। इसके बाद यह इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है।
इसके बाद हम इंडिया मार्क II चापाकल को जीवाणु मुक्त करते हैं। इस तरह के चापाकल के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा वही रहेगी। इंडिया मार्क II चापाकल के 20 फीट केसिंग पाइप में 150 लीटर पानी और 10 फीट के केसिंग पाइप में 75 लीटर पानी को रखने की क्षमता होती है। इस तरह 30 फीट की बोरिंग में लगभग 2.5 माचिस डिब्बे जितना ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी। इसमें भी सिंगुर टाइप चापाकल की विधि का इस्तेमाल करना है। जीवाणु मुक्त करने के लिए इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर घोल डालते हैं। इसे इसी हालत में 2 घंटे तक या कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चापाकल को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि पानी से ब्लीचिंग पाउडर की गंध हट ना जाए। इसके बाद ये इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। नमस्ते बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ यूनिसेफ बिहार पटना से वाश ऑफिसर श्री सुधाकर रेड्डी सर हैं। हम इनसे बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के उपरांत पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के संदर्भ में ढेर सारी बातें करेंगे और इन मुद्दों पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, बाढ़ के दौरान पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के संदर्भ में महिलाओं एवं बच्चों के लिए कौन कौन से खतरे और जोखिमों की संभावना होती है? ठीक है, तो खास करके बाढ़ या कोई भी विपदा जैसे सिचुएशन आते हैं तो लोगों को बहुत सारे तकलीफ़ें होते हैं। खास करके बाढ़ के संदर्भ में जब चारों तरफ पानी जमा हो जाता है तो उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए कई सारे दिक्कतें होती है। जब हम साफ़ सफाई अगर स्वच्छता की बात करें तो बाढ़ के संदर्भ में चापाकल डूब जाता है और चारों तरफ पानी हो जाता है तो साफ़ पीने का पानी का भी दिक्कत हो जाती है। और जब शौचालय अगर टूट जाता है तो लोगों को खुले में शौच करने के लिए मजबूरी हो जाते हैं। उससे कई सारे बीमारियां फैलने का संभावना होती है और पानी का प्रदूषित होने का भी संभावना होती है। और जब बाढ़ की सिचुएशन अगर आती है तो फिर लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पे भी ध्यान देने में थोड़ा सा तकलीफ़ें होती हैं। लोग मजबूर हो जाता है अगर पानी ना होने के वजह से या पानी प्रदूषित होने के वजह से शव्यक्तिगत स्वच्छता में भी प्रभाव पड़ती है। अगर साबुन से हाथ धो नहीं पाता है तो खाना खाने के पहले या शौच के बाद, ये सारे चीज़ें होते हैं। और चारों तरफ पानी जमा होने के कारण से अगर कचरा की प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो पाता है, चारों तरफ कचरा फैल जाता है तो फिर उससे भी संक्रमण कुछ फैलने के संभावना होती है। और पानी प्रदूषित होने से कई सारे बीमारियां भी फैलने की संभावना होती है। खास करके जैसे दस्त है, हैज़ा है, पीलिया है और मच्छर और मक्खी ज़्यादा फैलने से फिर डेंगू, मलेरिया की टाइप की भी बीमारियां फैलने के चांसेस होता है, जिससे कई सारे मौत भी होने की संभावना होती है। खास करके बच्चे अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो फिर बच्चों को कुपोषित होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, जिससे बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो बाढ़ के समय पे अगर साफ़ सफाई, अगर स्वच्छता पे अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो ये सारे बीमारियां फैलने की चांसेस है और ख़ास करके महिला और बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। सर, आपने बाढ़ के दौरान अभी जिन खतरों एवं जोखिमों के बारे में बताया, उन जोखिमों एवं खतरों को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए जी, इसके बारे में बच्चों को बताएं। जैसे अभी मैंने बताया था कि बाढ़ के संदर्भ में जो खतरे हैं और जोखिमें हैं, खास करके शौचालय को लेकर और साफ़ पानी को लेकर और स्वच्छता को लेकर और व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा स्वच्छता पे। बाढ़ के क्षेत्रों में खास करके जब परिवारों शौचालय बनाने के चयन करते हैं तो फिर उसमें जो शौचालय की जो टेक्नोलॉजी है उसको सही तरह से चुनना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ के क्षेत्रों में जो जनरली 2 गड्ढे वाला जो शौचालय होती है वो बाढ़ के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
उसमें जब पानी चारों तरफ पानी जल जमा हो जाएगा तो फिर वो शौचालय यूज़ करने लायक नहीं बनेगा। इसलिए बाढ़ के क्षेत्रों के लिए खास करके बायोडाइजेस्टर या इकोसैंड टाइप का, ये जो रेज्ड पिट कहते हैं, जो ज़मीन से ऊपर बना हुआ शौचालय बनाते हैं, उस टाइप का शौचालय वहाँ पे उपयुक्त होता है, ताकि बाढ़ के संदर्भ में भी उस शौचालय को सही तरह से इस्तेमाल कर सके। दूसरा, अगर बाढ़ के क्षेत्रों में अगर बाढ़ की वजह से शौचालय टूट जाता है, यूज़ करने लायक नहीं रह जाता है, तो लोग खुले में शौच करने में मजबूर हो जाता है। लेकिन जब खुले में शौच करते हैं तो कम से कम उस शौच को मिट्टी से ढक कर रखना चाहिए। और ख़ासकर बच्चों का भी मल अगर खुले में त्याग कर रहे तो तब भी लोगों को मिट्टी से उसको ढक कर रखना चाहिए, ताकि वो जो संक्रमण को हम रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ों में स्वच्छता में खास करके ध्यान देना होगा। जब हम पीने के पानी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बाढ़ के क्षेत्रों में पानी की वजह से चापाकल डूब जाना, कुएं डूब जाना या नल डूब जाना होता है, तो चापाकल को भी ऊंचे स्थान पे लगाना चाहिए, या तो अगर पानी में डूब गया तो फिर उसका सुपरस्ट्रक्चर को कम से कम ऊपर रखें, ताकि उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकें। और ख़ास करके जब पानी हम लेते हैं तो पानी को उबाल कर कम से कम 15 से 20 मिनट तक उबाल के पीना चाहिए, और उबाल के उसको फिर ठंडा करके एक साफ़ बर्तन में उसको स्टोर करना चाहिए। और उस साफ़ बर्तन को भी जब घर में हम रखते हैं तो कम से कम 3-4 फीट ऊंची स्थान पे उसको रखना चाहिए। और हमेशा पानी कंटेनर से जब हम निकालते हैं तो डंडीदार वाले लोटा से ही निकालें, हाथ उसमें ना लगाएं। ये सारे चीज़ें हमको ध्यान में रखना होगा। घर में भी पानी को हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, जैसे मार्केट में क्लोरीन टैबलेट्स मिलता है, उससे भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये बॉइलिंग करना या क्लोरीन टैबलेट से शुद्धि करना या तो सूरज की रोशनी से भी शुद्धि कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें करके हमें पानी को पीना होगा, ताकि हम उस बीमारियों से बच सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो व्यक्तिगत स्वच्छता, जो मैंने पहले भी बात किया था। तो बाढ़ के संदर्भ में अब चारों तरफ जब पानी है, लोगों को थोड़ा डर भी पैदा होता है, बाहर निकलने में भी तकलीफ होता है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके साबुन से और साफ़ पानी से हाथ धोना, भोजन से पहले, शौच के बाद। और आजकल कोरोना की ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो कहीं बाहर निकलने के बाद, घर वापस जब आते हैं तो किसी भी सतह छूने के बाद, बाहर से घर आने के बाद, खाना खाने से पहले समय समय पर साबुन से अच्छी तरह से साफ़ पानी से हाथ धोना है। और डेली नहाना भी चाहिए, अच्छा है। और इसके बाद खास करके महिलाओं जब माहवारी के समय पे भी अपना व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बाढ़ की सिचुएशन में माहवारी होने पे साफ़ सूती का कपड़ा या सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करें, और उसको अच्छी तरह से जो यूज़ किया हुआ सैनिटरी एब्जॉर्बेंट है उसको अच्छी तरह से निपटान करें। अगर कहीं निपटान करने का व्यवस्था नहीं है तो कम से कम उसको गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा दे, ताकि उससे कोई संक्रमण ना फैले। सर, आपके अनुसार बाढ़ के दौरान मानव मल का सुरक्षित निपटान के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाढ़ के दौरान, जैसे हमने शुरू में भी बात किए थे कि बाढ़ के दौरान मानव मल को सही तरह से निपटान करना एक चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि कहीं सारे शौचालय बने हुए हैं। जो शौचालय बने हुए हैं बाढ़ के क्षेत्रों में, खास करके क्या वो बाढ़ के क्षेत्रों में काम करने लायक शौचालय है नहीं है, वो हमें पहला सोचना चाहिए। क्योंकि बाढ़ के क्षेत्रों में शौचालय बनाने से पहले उसका टेक्नोलॉजी हमको देखना चाहिए कि ये बाढ़ के संदर्भ में ठीक है या नहीं है। क्योंकि पानी जब जमा हो जाता है तो कहीं सारे टॉयलेट टूट जाता है, तो यूज़ करने लायक नहीं रह जाएगा। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका सही टेक्नोलॉजी चुनें, जैसे बायोडाइजेस्टर है या इकोसैंड टाइप का है। या अगर उतना टेक्नोलॉजी में अगर हम नहीं जाना चाहेंगे तो कम से कम रेज पिट वाला, जो ज़मीन से ऊपर बना हुआ शौचालय होता है, उस टाइप का शौचालय का इस्तेमाल करें, ताकि पानी जमा होने के बाद भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें। खुले में शौच को हम बंद कर सकते हैं। अगर जैसे पहले भी बोला है कि
अगर शौचालय टूट गए, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ गया, पानी में बह गया या शौचालय टूट गया, कई दिनों तक उसको यूज़ करने लायक नहीं रहेगा, तो कम से कम हम बाहर जब जाएंगे तो खुले में शौच करने के बाद कम से कम उसको मिट्टी से ढक कर रखें। और बच्चों का भी मल का बाहर खुले में त्याग करने के बाद यही सावधानियां उसमें देखना चाहिए, ताकि मल की सही तरह से निपटान हम कर सकें और संक्रमण को हम रोक सकें। जी हाँ सर, ये तो बहुत ही आवश्यक है। सर, अभी बाढ़ के दौरान शुद्ध पेयजल का अभाव हो जाता है, तो हम पेयजल को शुद्ध कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे बच्चों को बताएं। जी, पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बीमार फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस पानी के ही माध्यम से होता है। और जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि बाढ़ के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत, चारों तरफ पानी होता है लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होता है। और खास करके हमारे पानी के स्रोत हैं, जो कुएं हो या नल हो या चापाकल हो, पानी में डूब भी जाता है। तो उस समय पे हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि जो पानी हम पी रहे हैं वो सुरक्षित है, जिससे हमें कोई बीमारी ना फैले। तो उसमें सबसे पहला तरीका, अच्छा तरीका ये है कि कोई भी स्रोत से आप पानी ले रहे हैं, पहला आपको पानी दिखने में अगर साफ़ दिख रहा है तो ठीक है, अगर साफ़ नहीं दिखता है तो एक अच्छा सूती कपड़ा ले लें, उसको पानी को फ़िल्टर करें, फिर छान लें, और छानने के बाद वो पानी को आप अच्छी तरह से कम 15 से 20 मिनट तक उसको उबालें, ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया अगर वायरस है तो भी वो मर जाएगा। फिर उसको अच्छी तरह से ठंडा करें, ठंडा करने के बाद एक साफ़ बर्तन में उसको रखें, और हमेशा डंडीदार वाले या टिस्नी टाइप का ले लें, और हाथ उसमें ना रखें, उससे ही पानी ले लें। और ख़ास करके जब हम पानी घर में रखते हैं तो घर में भी कभी कभी पानी आने की चांसेस होता है, तो उसको ऊंची स्थान पे 3-4 फीट के ऊंचे स्थान पे रखें। ये एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पानी को जैसे आपको दिखने में अच्छा दिखा तो ठीक है, नहीं तो उसको छान ले। छानने के बाद मार्केट में हमको क्लोरीन टैबलेट्स मिलता है, क्लोरीन या हैलोजन टैबलेट्स मिलता है। उसमें 4 mg का और 40 mg का, 4 mg या 40 mg का जो टैबलेट्स होता है, तो 1 लीटर पानी में वो 4 मिलीग्राम वाला एक टैबलेट उसमें डाल दें, और उसको अच्छी तरह से आधा घंटे तक उसको छोड़ दें। ऐसे आधा घंटे के बाद फिर उसको हम पी सकते हैं, ताकि वो पानी क्लोरीनेट हो जाता है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पानी को हम सूरज की रोशनी से भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एक कांच की बाटिल ले ले, उसमें पानी डाल दे, आधा बॉटल को काला रंग करें या एक काला पेपर से उसको कवर करके फिर सूरज की रोशनी में रखें। 8 से 10 घंटे से कम उसको रखना चाहिए। उसके बाद वो पानी पीने लायक हो जाता है। तो ये 3-4 सबसे आसानी तरीका है जो हमारे हाउस होल्ड लेवल पे भी हम करके पानी को साफ़ करके हम पी सकते हैं, ताकि पानी से प्रदूषित हम कम कर सकते हैं, उससे बीमारियां। सर, इसमें ध्यान रखना होगा कि वो बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए, कांच की बोतल होनी चाहिए। हाँ, ये आसानी तरीका है पानी को साफ़ करने के लिए। बहुत अच्छा सर। और आप हमें ये बताएं सर कि कोरोना वायरस का संक्रमण तो है ही, आपके अनुसार जब रिलीफ केंद्र में जाते हैं तो पेयजल स्वच्छता एवं साफ सफाई के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान वहाँ होने चाहिए, इसके बारे में बताएं सर। जी, रिलीफ कैंप में जी, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि रिलीफ कैंप जब बाढ़ के संदर्भ में लोगों को वहाँ पे गांव से एवैक्यूएट करके एक जगह इकट्ठा करते हैं रिलीफ कैंप में, तो कहीं सारे लोग एक जगह हो जाता है। तो वहाँ पे खास करके कोविड के संदर्भ में बहुत सारे सावधानियां वहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जब हम शौचालय की बात करते हैं तो रिलीफ कैंप में जनरली स्पीयर की जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर 20 लोगों का एक शौचालय होना चाहिए। तो इन संदर्भ में, कोविड के संदर्भ में, तो मैं तो कहता हूँ कि उससे ज़्यादा भी शौचालय वहाँ पे बनवाना चाहिए सरकार को, कि ताकि लोगों का उस पर टॉयलेट के ऊपर प्रेशर कम हो और लोग अच्छी तरह से उसको यूज़ कर सकें। और ख़ास करके रिलीफ कैंप में मोबाइल टॉयलेट्स या पोर्टेबल टॉयलेट्स का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक चीज़ रिलीफ कैंप में ध्यान में रखना है, ताकि आसपास के लोग खुले में शौच ना करें, आसपास के
एनवायरनमेंट को गंदा ना करें। दूसरा, पानी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर रिलीफ कैंप में सरकार या कोई भी वहाँ के गवर्नमेंट स्टेक होल्डर अगर प्यूरिफाइड मिनरल वाटर सप्लाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या तो फिर लोकल का पानी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसको सही तरह से उबाल करके या क्लोरिनेशन करके ही पीना चाहिए। दूसरा बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रिलीफ कैंप में हम सामाजिक दूरी कैसे बना के रखें, लोगों का उतना का स्पेस की वहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए, और सबको समय समय पर हाथ धोने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। हाथ धोने का व्यवस्था खास करके इन सब जगहों पे नो टच वाला हैंड वॉशिंग स्टेशंस आजकल सब लोग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्लेसेस में हो नो टच हैंड वॉशिंग स्टेशन है, ताकि हम हाथ से उसको टच नहीं करके हमारे पैर से दबाने वाले जो हैंड वॉशिंग स्टेशन है उसका वहाँ पे उपलब्ध कराएं ताकि लोगों उसको यूज़ कर सके। और सबको साबुन देना बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। और रिलीफ कैंप में भी समय समय पर उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिलीफ कैंप जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ पे इस टाइप का संक्रमण फैलने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए पूरी रिलीफ कैंप को समय समय पर डिसइंफेक्ट करना क्लोरीन सॉल्यूशन से। जैसे डोर्स हैं, वहाँ के नाब्स हैं, वहाँ पे रेलिंग्स हैं, कहीं सारे चीज़ें वहाँ पे जो होता है, इन सब चीज़ों को भी समय समय पर डिसइंफेक्ट करना चाहिए ताकि हम ये कोविड को भी वहाँ पे भी संक्रमण को हम रोक सकते हैं। सर, आपने बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, इससे बच्चे ज़रूर लाभान्वित होंगे। सर, आपका हमारे एपिसोड में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बच्चों, जब कभी बाढ़ के दौरान वृक्ष गिरते हैं या दीवार गिरता है या पुराने घर ढहते हैं या किसी सड़क दुर्घटना के दौरान या छत से गिरने के दौरान जब व्यक्ति का हाथ या पाँव के हड्डी टूट जाते हैं, उस समय दुर्घटना स्थल पर कैसे प्राथमिक उपचार देना है, इसकी जानकारी हम आपको आज एसडीआरएफ के कार्मिकों के द्वारा दिखाएंगे। इस प्रदर्शन में हम आपको यह बताएंगे कि अगर प्राथमिक उपचार दिए हुए बिना अस्पताल ले जाएंगे तो वो चोट और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हाथ टूटने के बाद हाथ को स्टेबलाइज करने की जो प्रक्रिया है, जिसे स्वाथ और सीलिंग कहते हैं, ये कैसे करते हैं। पाँव टूटने के बाद जो सही ढंग से खपच्ची बांधने की प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं। अगर सही उपकरण आपके पास मौजूद नहीं है तो लोकल सामग्रियों के द्वारा आप समुचित ढंग से प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, इन सब का प्रदर्शन एसडीआरएफ के कार्मिकों के द्वारा आप देखिए, और उम्मीद है कि आप ढंग से इसे देखने के बाद कभी किसी दुर्घटना के समय इसे आप अपना करके व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। किसी भी तरह की दुर्घटना होने के उपरांत जब किसी भी व्यक्ति का हाथ या पाँव दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं, इसका प्रदर्शन में अभी आप देखिएगा कि हाथ टूटने के बाद हाथ में खपच्ची लगाकर या कॉपी रजिस्टर या इस तरह के किसी सामग्री के द्वारा कैसे उसको स्टेबलाइज करते हैं। घर में जो कॉपी उपलब्ध है या रजिस्टर उपलब्ध है उसको फोल्ड कीजिए और टूटे हुए हाथ में उसको लपेट दीजिए, चारों तरफ से लपेटिए, और एक रेगुलर बैंडेज या गमछा या दुपट्टा इत्यादि के द्वारा उसको जोर से टाइटली बांध दीजिए ताकि टूटा हुआ हड्डी स्टेबलाइज हो जाए, स्थिर हो जाए, और जब तक हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएं उससे पहले वो और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। यहाँ आप केवल बैंडेजिंग करना देख रहे हैं। अभी बैंडेजिंग के बाद इसे स्वाथ सीलिंग की तरफ बांधने की प्रक्रिया को देखिए। अभी एसडीआरएफ के कार्मिक दूसरा ट्रेंगुलर बैंडेज ले रहे हैं। इसमें गांठ देने की प्रक्रिया है। आपने देखा है गांठ कैसे लगाते हैं। इस गांठ के द्वारा टूटे हुए हाथ के साथ
उसके गर्दन में उसको बांधते हैं। हाथ के गले से टांगने की विधि को सीलिंग कहते हैं। अभी आप सीलिंग करते हुए देख रहे हैं, जहाँ गर्दन के पास बांध रहे हैं, गांठ दे रहे हैं, वहाँ पर एक मुलायम कपड़ा या रुमाल या गौज वहाँ दे दीजिए ताकि गर्दन में गांठ पर जोर ना पड़े। और सीलिंग करने के बाद इस पूरे कपड़े और कंधे को पीठ के साथ बांध दिया जाता है, जिसे हम स्वाथ कहते हैं। इस तरह से टूटे हुए हाथ को सीलिंग करने के उपरांत और भी ज़्यादा सेकंड स्टेज में स्टेबलाइज कर दिया जाता है और घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। दूसरे हाथ में खपच्ची बांधने के लिए आप लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बांस का टूटा हुआ लकड़ी या किसी भी तरह का लकड़ी हो, उसको इस तरह से आगे ऊपर और नीचे रख करके और कपड़े से आप लपेट सकते हैं। इस तरह से आप उसको लपेट सकते हैं और इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको पाँव टूटने के बाद लोकल सामग्रियों के द्वारा कैसे उसको हम स्टेबलाइज करेंगे। हाथ का आपने विधि देख लिया, अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। पाँव की विधि के लिए फिर आपसे हम मिलते हैं। किसी भी तरह की दुर्घटना में जब किसी व्यक्ति का पाँव टूट जाता है, पाँव के हड्डी के टूटने के बाद हम जो प्राथमिक उपचार करते हैं उसका प्रदर्शन देखिए। यहाँ पर आप स्प्लिंट देखेंगे कि जो एसडीआरएफ के कार्मिकों के पास स्प्लिंट मौजूद है वो कैसा होता है। वस्तुतः ये एक लकड़ी का बनाया हुआ है जिसके ऊपर पैड लगा दिया गया है ताकि ये किसी भी घायल व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए। हम जानते हैं आपके पास स्प्लिंट नहीं होगा गांव में, तो आप जो गांव में सामान मौजूद है जैसे छाता, छड़ी, कोई डंडा, इन सब के सहारे आप स्प्लिंट बना सकते हैं। अभी आप छाता के द्वारा उपयोग करके टूटे हुए पाँव को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कैसे आप सही स्थिति में रखेंगे ताकि उसको अस्पताल ले जाते समय उसके पाँव में और ज़्यादा नुकसान ना हो। आप गौर करने वाली बात यहाँ यह है, यहाँ गौर से आप देखिए कि कैसे जो कपड़े को बांधेंगे, आपके पास दुपट्टा हो, गमछा हो या रुमाल हो या मफलर हो तो उससे, या टाई हो तो कैसे आप गांठ लगाएंगे, इस विधि को आप गौर से देखिए। और गांठ लगा कर बचे हुए कपड़े को उसी गांठ के साथ में लगा देंगे ताकि वो नीचे लटकता हुआ ना रहे। 4 जगहों से आप जांघ के पास, टखने के पास, घुटने के पास और उसके बीच में बांधेंगे। और उन जगह पर बांध रहे हैं जहाँ पे नीचे से ज़मीन और शरीर के पाँव के बीच में गैप होता है। उन गैप पर आप लकड़ी के द्वारा, छाते के द्वारा उस व्यक्ति को स्टेबलाइज कर रहे हैं और स्टेबलाइज करके फिर उसको नज़दीकी अस्पताल तक ले जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर जो हम स्टेबलाइज करने की यह प्रक्रिया है, इसे हम अस्पताल पूर्व चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद जब हम नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे तो वहाँ चिकित्सक के द्वारा इनका समुचित उपचार किया जाएगा। आपको यह इसलिए बताया गया है कि पाँव को स्टेबलाइज करके अस्पताल ले जाने की सही प्रक्रिया का ज्ञात अगर आपको होगा तो दुर्घटना स्थल के पर जब व्यक्ति का पाँव टूटा हुआ आपको दिखेगा तो आप इसी विधि को अपनाएंगे और अधिक नुकसान होने से उस व्यक्ति को बचाएंगे। किसी भी दुर्घटना के बाद जब शरीर से खून का बहना शुरू हो जाता है, सर फट जाता है या शरीर के किसी दूसरे हिस्से से खून बहने लगता है, तो उस समय में खून को कैसे रोकना है, रक्तस्राव को कैसे बंद करना है, उसकी विधि को आप देखिए। पहला विधि में दिखाया जा रहा है दबाव दे करके, प्रेशर दे करके कैसे खून को रोकना है। प्रेशर देने से, दबाव देने से वहाँ पर जो शरीर के अंदर से रक्त निकल रहा है, रक्त में विटामिन के की मात्रा होती है जो कोगुलेट करती है, ब्लड को कोगुलेट करती है, यानी खून को रोकती है। प्रोथ्रोम्बिन है जो थक्का बनाने के काम करता है, आपने अपने स्कूलों के सिलेबस में पढ़ा होगा। प्रोथ्रोम्बिन के कारण और विटामिन के कारण खून अपने आप स्वतः ही जमने की प्रक्रिया होती है। प्रेशर देने से यह प्रक्रिया और जल्दी हो जाती है और व्यक्ति का रक्तस्राव बंद हो जाता है।
इस तरह से आप जोर से दबाव देकर दिखाइए उस पर, इस तरह से दबा करके रखे रहिएगा जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना तब तक। जिस जगह पे सर फटा हो या हाथ टूटा, हाथ से या पाँव से खून निकल रहा हो, ऐसे दबाव दिए रहिएगा और सफ़ेद साफ़ कपड़ा से या रुई से उसको दबा कर रखिएगा। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आप डिटॉल से या टिंचर आयोडीन से उस घाव को साफ़ ज़रूर कर दीजिएगा बैंडेजिंग या ड्रेसिंग करने से पहले, ताकि गंदगी से वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो। अभी आप दूसरा विधि देखिए। पहला विधि हो गया। अब एलिवेशन से रक्त को कैसे रोकते हैं, इस प्रक्रिया को अभी आप देखेंगे। रक्तस्राव के जो 4 अलग अलग तरीके हैं उसको रोकने का, उसमें सेकंड तरीका आप देख रहे हैं कि अगर हाथ में या पाँव में या किसी भी अंग में अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रेशर तो देना ही चाहिए। प्रेशर का तरीका जो हमने पहले बताया, दबाव का तरीका, वो तो सही है ही। उसके साथ साथ उस हिस्से को हृदय से ऊपर कर दिया जाए, या हृदय से ऊपर करके रखिए उसको। इस तरह से हम उसको एलिवेट करते हैं। आप पोस्टर में देख रहे होंगे कि वहाँ पर पाँव को ज़मीन के हाइट से ऊंचा कर दिया गया है। वैसे इन्होंने यहाँ पर हृदय के लेवल से हाथ को ऊंचा कर दिया है। तो ये एलिवेशन करने से, उठाने से खून का जो संचार है वो हाथ में या पाँव में कम हो जाता है और इससे खून बहने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो प्रेशर देने के साथ साथ हम एलिवेट करके भी उस अंग को हाथ से या पाँव के उस अंग को ऊपर करके रखेंगे। हृदय के लेवल से ऊपर करने के दौरान खून का बहाव कम हो जाता है और रक्त बहने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ये 2 प्रक्रिया आपने देखा। अब हम देखेंगे टूर्निकेट। टूर्निकेट से पहले एक और तरीका है, आप पोस्टर पे एक बार फोकस करके दिखा सकते हैं। प्रेशर पॉइंट है जो शरीर में महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट्स है, जैसे कि शरीर का प्रेशर पॉइंट और गले का प्रेशर पॉइंट और कंधे के पास प्रेशर पॉइंट, केहूनी के पास हाथ में प्रेशर पॉइंट और हथेली से पहले प्रेशर पॉइंट्स है। वैसे जांघ के पास है, जांघ के बाद उसके घुटने के नीचे प्रेशर पॉइंट है और एंकल के पास प्रेशर पॉइंट है। इन सब प्रेशर पॉइंट्स को आप जब देखेंगे तो उस जगह पर दबाने के बाद खून स्वतः ही बंद हो जाता है। आपको गौर करना होगा कि प्रेशर पॉइंट कहाँ है। बच्चों, आप मोबाइल में भी गूगल पर सर्च करके यह देख सकते हैं कि प्रेशर पॉइंट हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, जिससे कि खून का संचार को रोका जा सके। चौथा तरीका है रक्त बंद टूर्निकेट के विधि से खून बंद करना। अगर हाथ पूरा कट गया हो या पाँव पूरा कट गया हो या इतना ज़्यादा कट गया हो कि उसके आर्टरी और वेन यानी दोनों तरह की जो रक्त संचार नलिकाएं हैं वो कट गई हो और अत्यधिक कटने के कारण आपके प्रेशर से खून बंद नहीं हो रहा हो, तब इस टूर्निकेट यानी रक्त बंद के विधि को उपयोग में लाते हैं। इस उपयोग वाली विधि में आप पहले तो किसी रुमाल या कपड़े से बांधेंगे। बांधने के उपरांत आप इस तरीके से, जैसे आप पेन को उसके अंदर डाल रहे हैं, डाल करके आप गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने और पेन को डालने की प्रक्रिया को गौर से देखिए। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि गांठ लगाने के दौरान घायल व्यक्ति से आपको पूछना है कि क्या दबाव उचित रूप से पड़ रहा है। यह दबाव इतना अधिक होना चाहिए कि वह बर्दाश्त कर सके और खून का संचार बंद हो सके। आपको देखना भी है कि कटे हुए हाथ का हिस्सा, जैसा कि उस फ्लेक्सी में दिखाया जा रहा है, कटे हुए हाथ के ऊपर वाले हिस्से में जो शरीर से जुड़ा हुआ है, उस हिस्से के आगे से रक्त का प्रवाह रुक गया हो। इस तरह से बांधने के बाद 10 मिनट के बाद या 7-8 मिनट के बाद जब आपको लगने लगे कि कटा हुआ हिस्से के आगे का हिस्सा नीला पड़ते जा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम उसे खोल देंगे, लूज करेंगे। लूज करने के बाद फिर पुनः उसको उसी दिशा में बांध देंगे, गांठ को टाइट कर देंगे। यह प्रक्रिया जिसमें हम गांठ को 8 से 10 मिनट के बाद लूज कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं और पुनः 10 से 20 सेकंड के बाद उसे टाइट कर दे रहे हैं। यह इसलिए करते हैं
कि शरीर के अगले हिस्से में जहाँ टूर्निकेट किया हुआ है उससे आगे का हिस्सा बिल्कुल नीला ना पड़ जाए, वहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। रक्त के संचार को बांध देने से बचे हुए अंग के हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होने से वो शून्य हो जाता है और नीला हो जाता है, फिर बाद में उसे गैंग्रीन हो जाती है और उसे काटना पड़ता है। इसीलिए हमें टूर्निकेट में यह ध्यान देने की ज़रूरत है। सही ढंग से उठाने के तरीके को राज्य आपदा मोचन बल SDRF के कार्मिक का प्रदर्शन देखिए। यहाँ पर बीच में बैठे हुए ग्रामीण को पाँव में चोट लगी है। इनको सही प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति के पीठ पर रख कर के ले जाने के तरीकों को देखिए। पीठ पर ले जाने के इस तरीक़ों को हम पिक ए बैग कहते हैं, यानी बैग बोरी को पीठ पर रख कर के ले जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नज़दीकी वाहन तक या नज़दीकी अस्पताल तक ले जाने की तरीका है। 2 व्यक्ति के द्वारा घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर कैसे समुचित ढंग से उठाते हैं उसका प्रदर्शन देखिए। बीच में जो लेटे हुए व्यक्ति हैं ये दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सही ढंग से उठाने के लिए उसके स्पाइनल कॉर्ड को, उसको पीठ को मदद किया जाता है, सपोर्ट दी जा रही है। और आगे से एक व्यक्ति उनका पाँव को इस ढंग से उठाता है जैसे कुर्सी की तरह उठाने की इस प्रक्रिया को चेयर लिफ्ट कहते हैं। और इस तरह व्यक्ति को उठा करके 2 व्यक्ति सही ढंग से नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी वाहन तक ले जाते हैं। दुर्घटना के बाद घायल को उठाने के जो और भी कई तरीके हैं। एक तरीका का प्रदर्शन अभी आप देखिएगा, इसे कहते हैं 2 हैंड लिफ्टिंग। 2 व्यक्ति के द्वारा एक हाथ दोनों व्यक्ति के जॉइंट करके घायल व्यक्ति को सपोर्ट देते हुए उठाना है और उसको अपने जॉइंट किए हुए हाथ पर बिठा लेना है और दूसरे हाथ से उनके दोनों हाथ को अपने कंधे पर सपोर्ट देना है और इस तरह उसको उठा करके नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी वाहन तक पहुंचा देना है। इस प्रक्रिया को 2 हैंड लिफ्टिंग कहते हैं। बच्चों नमस्ते। उम्मीद है आप लोग इस बारिश के मौसम में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है बारिश के मौसम में बारिश होने से बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। खासकर उत्तर बिहार की नदियां आजकल अत्यधिक रूप से जल से भरी पड़ी हैं और पिछले 3 सप्ताह से हम लोग बारिश से और बाढ़ से होने वाले खतरे और उससे बचाव के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी कार्यक्रम से बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। तो बच्चों इस बार भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अब हम लोग जो आपने सीखा है उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, अर्थात क्विज खेलेंगे। तो क्विज का नियम आपको पता है। क्विज का नियम यह है कि आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, उनके विकल्पों को सही से चयन करना है और उसका उत्तर देना है। और इसके पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देंगे जिसको आपको सप्ताह भर करना भी है। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं कॉपी और कलम के साथ? तो चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, बाढ़ के कारण इनमें से कौन सी बीमारी जल जनित बीमारी कहलाता है? इसके विकल्प हैं, पहला टाइफाइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा डेंगू, चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात बाढ़ के दौरान पानी से होने वाली बीमारियां हैं टाइफाइड, मलेरिया एवं डेंगू। दूसरा सवाल, बाढ़ के दौरान इनमें से कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला स्वच्छ पेयजल का उपयोग करना चाहिए, दूसरा ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए, तीसरा बाढ़ के पानी में खेलने से बचना चाहिए, चौथा शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए, पांचवा उपरोक्त सभी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी सावधानियां अपनानी चाहिए। तीसरा सवाल, मॉक ड्रिल अथवा नियमित अभ्यास से निम्न में से कौन से फायदे होते हैं?
इसके विकल्प हैं, पहला जीवन रक्षक तकनीक अथवा विधियों की जानकारी होती है, दूसरा दुर्घटनाओं के दौरान बचाव करने में साहस और विश्वास पैदा होता है, तीसरा जान माल की क्षति की संभावनाएं कम होती हैं, चौथा बचाव के लिए की जाने वाली तैयारियों की वास्तविकता का पता चलता है, पांचवा उपरोक्त सभी फायदे होते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी फायदे होते हैं। बच्चों आप सभी ने देखा मॉक ड्रिल अथवा नियमित अभ्यास से कितने सारे फायदे हैं। आपको इन सभी फायदों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। चौथा सवाल, डायरिया के निम्न में से कौन से लक्षण हैं? इसके विकल्प हैं, पहला पेट में दर्द होना, दूसरा उल्टी होना, तीसरा पतला पैखाना होना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब हैं उपरोक्त सभी, अर्थात डायरिया में पेट में दर्द भी होता है, उल्टी भी होती है और पतला पैखाना भी होता है। बच्चों बाढ़ के दौरान डायरिया से बचाव के उपाय निश्चित तौर पर करने चाहिए। पांचवा सवाल, डायरिया होने पर शरीर से अधिक मात्रा में पानी निकलने पर कौन सा तरल पदार्थ पीना चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला दाल का पानी, दूसरा कोल्ड ड्रिंक, तीसरा चाय व कॉफ़ी और चौथा शरबत। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प दाल का पानी, अर्थात डायरिया होने पर समय समय पर दाल का पानी पीना चाहिए। छठा सवाल, ORS का उपयोग निम्न में से किस प्रकार की बीमारियों में किया जाता है? इसके विकल्प हैं, पहला डायरिया में, दूसरा लू लगने में, तीसरा चमकी बुखार में, चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है चौथा उपरोक्त सभी, अर्थात डायरिया में, लू लगने में और चमकी बुखार में ORS का घोल पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों अभी तक हमने 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने बाढ़ एवं इससे बचाव के बारे में सीखा। अब आपको करना क्या है, इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर के चापाकल के पानी को संक्रमण मुक्त करने का अभ्यास करें। तो बच्चों यह तो था इस बार का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार। बच्चों हम जानते हैं अभी बारिश का मौसम है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो आज आपने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के इस सुरक्षित शनिवार के एपिसोड में बाढ़ के बारे में एवं उससे बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना और सीखा। साथ ही पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता के संबंध में विभिन्न तरीकों के बारे में भी सीखा। आज बच्चों आपने वॉश ऑफिसर यूनिसेफ पटना के डॉक्टर सुधाकर रेड्डी के द्वारा पेयजल, स्वच्छता, साफ सफाई किस प्रकार से की जा सकती है एवं बाढ़ के दौरान हम किन आयामों को अपनाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी आपने जाना। हमारी SDRF टीम के द्वारा बाढ़ के दौरान खोज, उपाय एवं प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से हम दे सकते हैं, ये भी आपने सीखा। आज का क्विज आपको बहुत रोचक लगा होगा। बाढ़ के संबंध में आपसे बहुत बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल नया रहा होगा। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों आपने जो भी सीखा और जाना, मुझे उम्मीद है कि वो आप अपने परिजनों, दोस्तों, भाई बहनों को अवश्य बताएंगे। तो बच्चों इस शनिवार की तरह हर शनिवार को मैं एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आपसे फिर मिलूँगी और मुझे उम्मीद है कि हर प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे DD बिहार चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मैं अगले शनिवार तक का आपका इंतज़ार करूंगी। उम्मीद है आप घर पर हैं और कोरोना से अपने आप को बचा कर रखेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।